नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज से आईटीबीपी ट्रेडमैन एंड सीआईएसएफ फायरमैन के लिए एक हमारी नई सीरीज चालू होने जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको जीके के उस प्रकार के प्रश्न कराने वाला हूँ जिस प्रकार के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको आने वाले समय में इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में जो सबसे पहली जनगणना थी ये किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग राइट आंसर की बात कर लेंगे। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ये आपकी 1872 में हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पहली जनगणना आपकी कराई गई थी ये 1872 में कराई गई थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और भी पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेता है, जनगणना से काफ़ी ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई या कब हुई? तो ये आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर बात कर लेते हैं नियमित जनगणना, याद रखिएगा जो नियमित जनगणना आपकी हुई 1881 से चालू हुई और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, याद रखिएगा। तो आपके फिर हर 10 वर्ष के अंतराल में इसी के बाद से आपकी जनगणना होने लगी। तो यहाँ पर आपसे याद रखना आपको कि सबसे पहले जनगणना की शुरुआत तो 1872, अगर नियमित की बात करें तो आपका 1881। और ये भी आपको याद रखना है कि इनके कार्यकाल में तो जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के, वहीं अगर बात करते हैं नियमित जनगणना जो पहली हुई थी लॉर्ड रिपन के। वहीं पर आपसे एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आपका मॉडरेट प्रश्न पत्र किया जाता है तो आपसे पूछ लेगा कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो ये आपका 1981 को, याद रखिएगा। तो आपका किसा महाविभाजक वर्ष की बात करते हैं 1921। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर जनगणना का लघु विभाजक वर्ष की, तो 1951 को। वहीं बात करते हैं जनगणना के अध्ययन को, तो डेमोग्राफी कहा जाता है जनगणना के अध्ययन को। आगे देख लेते हैं, जो इस बार आपकी जनगणना हुई थी तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वहीं अगर बात करते हैं 2011 की जो जनगणना थी इसका क्रम क्या था? तो ये देश की 15वीं थी। याद रखिएगा, देश की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जी हाँ, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी आपकी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो समुद्री घास में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि समुद्री घास में जो पाया जाता है ये आयोडीन पाया जाता है। याद रखिएगा, आयोडीन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अभी आपका यूपीपी री एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। यूपीपी जो री एग्जाम आपका हुआ है उसमें आपका ये पूछा भी जा चुका है प्रश्न कि आपका शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। शुगर इंस्टीट्यूट जो आपका स्थित है ये कानपुर में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ, यहाँ पर हमने आपका जिस प्रकार से प्रश्न में राजधानियाँ, अध्ययन, ये सभी प्रयोगशाला कौन कहाँ पर स्थित है, स्टैटिक जीके से भी जुड़े हुए हमने प्रश्न यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो आपको ये जो सेट हम पर डे आपको करवाएंगे तो इससे आपको जुड़े रहना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्कों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिक्कों का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ अध्ययन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ लेगा कि शैवालों का अध्ययन। जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये अभी आपका यूपीपी री एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवालों के अध्ययन को। मिट्टी के अध्ययन की बात करते हैं तो ये आपका पेडोलॉजी, याद रखें पेडोलॉजी। कीट पतंग का जो अध्ययन होता है इसको एंटेमोलॉजी।
वहीं अगर सांपों के अध्ययन की हम लोग बात करेंगे तो सर्पेटोलॉजी, याद रखिएगा सर्पेटोलॉजी जो होता है ये सांपों का अध्ययन कहलाता है, सर्पेटोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि शून्य की खोज किसने की थी। जी हाँ, इस प्रकार के अब की बार आपने देखा होगा कि यूपीपी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें इस प्रकार के नए नए प्रश्न कि आपसे पूछ लेगा कि जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, याद रखिएगा सबसे पहले तो ये दिलवाड़ा किस प्रकार का मंदिर है, तो ये जैन मंदिर है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान में आपका स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन उसको हम लोग देख लेते हैं। सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। जी हाँ, सहतूत का जो रेशम अग्रणी उत्पादक राज्य आपको बताना है कौन सा होगा। जो रेशम का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य हमारा है तो ये हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिए कर्नाटक जो पहले नंबर पर हमारा है रेशम उत्पादन में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है मध्ययुगीन शासकों में कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था। जी हाँ, जो मध्यकालीन भारत यानी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो इनमें जो सर्वाधिक शिक्षित कौन था, तो ये आपका था मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर इसका शासनकाल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है कि 1325 से, याद रखिए 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल रहा। और इसने जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा दीवाने को ही, इसकी स्थापना इसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम व राजस्थान। तो याद रखिए कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल, याद रखिएगा भोपाल इसकी राजधानी है। तो आपको राजधानियाँ भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंटों को। आपसे पूछ लेगा कि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक आपकी योजना चालू की गई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका रिपीटेड होता रहता है प्रश्न। अभी यूपीपी के पेट का पेपर हुआ था उसमें भी आपका आया था। तो 1973 में योजना आई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। यहाँ पर इनके संरक्षण के लिए कुछ टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो ये आपका हो जाएगा सॉल्सेट द्वीप, याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप। ये कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है, याद रखिएगा आपसे पूछ लेगा कि सॉल्सेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और कहाँ पर, महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है। जी हाँ, नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया जाता है ये कहाँ पर दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जी हाँ, नॉर्वे की राजधानी कहाँ, ओस्लो में। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार याद रखिएगा जो ये नोबेल के पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपसे पूछ लेगा, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में ये आपका दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है पेसो किस देश की मुद्रा है। जी हाँ, पेसो जो है किस देश की मुद्रा है, तो पेसो की अगर बात करेंगे तो पेसो जो है ये मैक्सिको की मुद्रा है, याद रखिएगा मैक्सिको की मुद्रा है पेसो आपकी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी।
जी हाँ, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी धर्मपाल ने। याद रखिएगा, धर्मपाल ने की थी। ये आपके बिहार के शासक थे और ये बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, ये आपका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये आपका बिहार में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है, बिहार में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? यानी जो मूल भारतीय संविधान था उसमें कुल कितने भाग थे? तो ये आपके 22 भाग थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 22 भाग। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? जी हाँ, खजुराहो का जो स्मारक समूह है ये किस राजवंश से संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, चंदेल वंश, मुगल वंश, हुंड वंश या शुंग वंश। तो याद रखिएगा, जो खजुराहो के मंदिर हैं ये आपके चंदेल वंश से संबंधित है और ये आपके मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा कहाँ पर स्थित है खजुराहो के मंदिर, तो ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना किस देश की राजधानी है? जी हाँ, माफ़ करिएगा, अर्जेंटीना देश की राजधानी आपको बताना है। जी हाँ, अर्जेंटीना देश की राजधानी आपको बताना है। तो अर्जेंटीना देश की राजधानी क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना देश की राजधानी है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न रेगुलरिटी के साथ में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको राजधानियाँ व इनके राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? जी हाँ, आपको बताना है कि लक्षद्वीप के लोग जो हैं कौन सी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप के जो लोग बोलते हैं मलयालम भाषा बोलते हैं। ऑप्शन में आपके मलयालम ना दे के कभी कभी दे देता है महल भाषा। याद रखिएगा, महल भाषा दे देगा तो आपको इस पर भी टिक कर देना है, क्योंकि महल या मलयालम भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पेस मेकर संबंधित है। जी हाँ, पेस मेकर का संबंध जो है किससे है आपको बताना है। तो आपको याद रखना कि पेस मेकर जो है ये हृदय में आपका हृदय से संबंधित है, इसका संबंध जो है हृदय से है। तो पेस मेकर का संबंध जो है आपका हृदय से है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? जी हाँ, तो 10वीं अनुसूची जो है आपकी, याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना कि 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा संबंधित है। जी हाँ, बीबी का मकबरा जो है ये संबंधित है। तो बीबी का मकबरा जो है किससे संबंधित आपको बताना है। नूरजहाँ से, औरंगजेब की पत्नी से, या हुमायूं की पत्नी से, या फिर मुमताज़ महल से। तो याद रखिए, जो बीबी का मकबरा था ये आपका औरंगजेब की पत्नी का था। याद रखिए, औरंगजेब की पत्नी से संबंधित है और ये आपका कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए आगे देख लेते हैं। आज ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, सारंगी, बादल, पवन और उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े थे। याद रखिएगा, सारंगी, बादल और पवन ये तीनों जो थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े थे। आपसे पूछेगा कि आखिरी समय जब युद्ध में थी, यानी जब लड़ाई चल रही थी झांसी की रानी की, तो उस समय उनके पास कौन सा घोड़ा था। तो ये आपका बादल, उनके पास तब बादल नाम का घोड़ा था। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।